अनपढ़ और पढ़ी लिखी बहू का ससुराल में ड्रेस और पकवान। पार्वती, देख ले, इस बार धान की फसल भी ठीक से नहीं हुई है। ऊपर से हल बैल के लिए, बीज खाद के लिए भी कर्ज अलग। समझ नहीं आता कि कब तक ये तंगी झेलेंगे। हाँ जी, सब भगवान भरोसे है। खेत खलिहान पर मेहनत तो दिन रात करते हो, पर कमाई वही नाम मात्र की। बच्चों का भविष्य सोच सोच कर मन घबराता है। और सुन, कल बड़े भैया धनराज आ रहे हैं। सच? अरे वाह, इतने इतने सालों बाद। पर अचानक कैसे? पुराना मकान है ना, जो उन्होंने छोड़ा था, उसका रख रखाव मैं ही करता हूँ। अब सुन रहा हूँ कि भैया उसे बेचना चाहते हैं। बेचना चाहते हैं? अरे, यही तो उनका पुश्तैनी घर है। हाँ, पर शहर वालों का क्या भरोसा। उन्हें जमीन जायदाद से ज्यादा फैक्ट्री और रुपया दिखाई देता है। खैर, चाहे जो हो, तुमने कहा है तो कल की तैयारी मैं अच्छे से कर दूंगी। आखिर बड़े भाई साहब हैं, घर में आते हैं तो हमें मान सम्मान देना ही पड़ेगा। बस यही बात है। देख, कल जब वो लोग आए तो खाने पीने से लेकर बैठने सोने तक की कोनो कमी नहीं रह जाए। ठीक है, खासकर भाभी जी का, उनका मिजाज तू तो जानती ही है। मनोहर लाल खेती बाड़ी करके अपने परिवार का गुजारा करता था। खेत से जो भी मिलता उसी से पेट भरता और कभी कभी मंडी में अनाज बेचकर थोड़ा बहुत पैसा कमा लेता। अगली सुबह गांव की गलियों में शोर उठता है। एक बड़ी कार कच्चे रास्ते पर आती है। धूल उड़ाती हुई गाड़ी मनोहर के आंगन में आकर रुकती है। गाड़ी से पहले धनराज उतरते हैं, सूट बूट पहने। उनके पीछे पीछे उनकी धर्मपत्नी कल्याणी देवी उतरती है। भारी साड़ी, गहनों से लदी फदी और चेहरे पर नकली हंसी। अरे भैया, अरे ये तो बहुत सचमुच चमत्कार हो गया। इतने बरस बाद आपको देखकर मन को चैन मिला। कैसे हो मनोहर? अभी वही सादगी, वही अपनापन। नमस्ते भाभी जी, स्वागत है आपका। गांव तो अभी भी वैसा ही है। कीचड़, धूल, खपरेल की छतें। मनोहर, तुम भी ना थोड़ी बहुत तरक्की क्यों नहीं की? शहर में देखो कैसे कैसे मकान खड़े हो रहे हैं। भाभी जी, गांव का तो यही रंग ढंग है। हमें तो इसमें ही सुकून मिलता है जी। आंगन में बैठकर सभी बातें करने लगते हैं। तभी मनोहर की बेटी लक्ष्मी वहां आ जाती है। वो साधारण सी सलवार सूट पहने चाय के कप आगे बढ़ाती है। अरे, ये बिटिया है तुम्हारी? कितने साल की हो गई है? हाँ भाभी जी, यही हमारी लक्ष्मी है। 25 की होने को आई है। ओह, तो स्कूल कहाँ तक पढ़ाई हुई तुम्हारी? ताई जी, मैं कभी स्कूल नहीं गई। क्या अनपढ़ हो? अरे मनोहर, शर्म नहीं आती तुम्हें? ये जमाना है कंप्यूटर और अंग्रेजी का, और तुम्हारी बेटी अभी तक किताब का मुंह तक नहीं देखी। भाभी जी, घर की हालत देख रही है ना। पढ़ाई लिखाई का खर्च कहाँ से आता? बच्ची घर के काम में हाथ बटाती है। यही तो फर्क है हमारे और तुम्हारे बीच। हमारी बेटी अनन्या को देखो, कॉलेज जाती है, अंग्रेजी में निबंध लिखती है, पियानो बजाती है, और इधर। अरे छोड़ो कल्याणी, गांव की लड़कियों की अपनी खूबियां होती हैं। मनोहर, तुम्हारी बेटी बहुत ही शालीन लग रही है। धन्यवाद भैया। कुछ दिन बीतते हैं। मनोहर अपनी अनपढ़ बेटी के लिए एक योग्य वर की तलाश में लग जाता है। एक सुबह मनोहर लाल के घर अचानक से गहमा गहमी बढ़ जाती है। दरवाजे पर शहर से आई एक बड़ी गाड़ी रुकती है। उसमें से जय लक्ष्मी उतरती है। रईस खानदान की जय लक्ष्मी गरिमा और ठाट बाट से लबरेज। उसके साथ उसके पति और 2 बेटे राजीव और मयंक भी होते हैं। अरे भाग्यवान, बड़े लोग आए हैं। देखना, सेवा सत्कार में कोनो कमी नहीं हो। आप चिंता ना करो जी, मैं देख लूंगी। जय लक्ष्मी आंगन में बैठती है। मनोहर और पार्वती उनका स्वागत करते हैं। लक्ष्मी संकोच से आगे आकर प्रणाम करती है। वाह, कितनी सीधी सादी और संस्कारी लड़की है। बिल्कुल सादगी की मूरत। मेरी तरह इसके नाम में भी लक्ष्मी है। जी, यही हमारी बेटियां हैं। मुझे तो पहली नजर में भा गई। बड़ी बहू के लिए बिल्कुल उपयुक्त। उनकी नजरें लगातार लक्ष्मी पर टिकी रहती हैं। देखिए, मैं साफ साफ कह रही हूँ, हमें अपने बड़े बेटे राजीव के लिए बहू की तलाश है। आपकी लक्ष्मी हमें बहुत पसंद आई।
अरे ये तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है। गपशप के बीच जय लक्ष्मी आगे आती है। वैसे हमारे छोटे बेटे मयंक के लिए भी एक सुंदर संस्कारी लड़की चाहिए। अगर आपको कोई रिश्ता पता हो तो जरूर बताइएगा। अगर आपको कोई आपत्ति ना हो तो मेरे बड़े भाई साहब की एक बेटी है। वाह, इससे अच्छा तो हो ही नहीं सकता। एक ही घर में दो बहुएं, बड़ी भी छोटी भी। इस तरह दोनों रिश्ते तय हो जाते हैं। लक्ष्मी की शादी राजीव से, अनन्या की शादी मयंक से। कुछ ही महीनों में शहनाइयां बजने लगती है। जय लक्ष्मी के रईस घराने ने बारात में कोई कसर नहीं छोड़ी। इस प्रकार जय लक्ष्मी के दोनों ही बेटों की शादी हो जाती है। बिटिया, उस अमीर घर में सभी पढ़े लिखे लोग हैं। उस घर जाकर अपनी सादगी और कला से सबका दिल जीत लेना। दोनों बहुएं विदा होकर जय लक्ष्मी के विशाल महल जैसे घर में पहुंचती हैं। घर के अंदर कदम रखते ही दोनों बहुओं का स्वागत किया जाता है। लक्ष्मी साधारण सूती साड़ी में सिर झुकाए संकोच से भरी, अनन्या भारी डिजाइनर लहंगे में कैमरे के सामने पोज देती हुई। दोनों ही हमारी बहुएं लक्ष्मी है, एक नाम से एक गुण से। घर की बेटी भी आगे आकर भाभियों से मिलती है। हेलो भाभी जी, वेलकम टू आवर होम। लक्ष्मी बस मुस्कुरा देती है। अनन्या बड़े स्टाइल से जवाब देती है। हाय डियर, नाइस टू मीट यू। लक्ष्मी दीदी, आपको तो अंग्रेजी आती नहीं होगी ना? यहाँ सब स्मार्ट लोग हैं, आपको मुश्किल तो नहीं होगी? भले अंग्रेजी ना आती हो, पर घर गृहस्थी का काम आता है, वही काम आएगा। बस बस अभी बातें छोड़ो, कल सुबह जल्दी उठकर सबको बहुत काम करना है। तुम अपने अपने कमरे में जाकर आराम करो। अगली सुबह सूरज निकलते ही लक्ष्मी उठकर पूजा करती है, फिर चाय बनाकर सास ससुर को देती है। अरे वाह, पहली सुबह ही इतना अच्छा काम कर दिया बहू, बहुत खूब। इसके बाद लक्ष्मी खाना बनाने के लिए रसोई में जाती है और लक्ष्मी जब हाई टेक किचन देखती है तो घबरा जाती है। माँ जी, ये तो सब मशीनें हैं, मैं तो मिट्टी के बर्तनों में ही अच्छा बना पाऊंगी। अरे तुम्हारे लिए हमने पीछे एक छोटी सी देसी रसोई रखी है। वो रसोई हमने तुम्हारे ससुर जी के लिए बनवाई थी, क्योंकि उन्हें चूल्हे का खाना काफी पसंद है। उनका उपयोग हम कभी कभार नौकर द्वारा करवाते हैं। जब जी चाहे वहाँ बना लेना। लक्ष्मी वहाँ जाकर चूल्हे पर खीर, पूरी, सब्जी बनाती है। जब सभी खाते हैं तो बड़ा तारीफ करते हैं। वाह, ऐसा स्वाद तो बरसों बाद चखा है। उधर अनन्या देर से उठती है, नाइटी पहने आंखें मलते हुए डाइनिंग टेबल पर पहुंचती है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। ये क्या बहू, नई नवेली दुल्हन और इतना लेट, और ये पहनावा? अनन्या चुपचाप बैठ जाती है। कितना वक्त खराब करती हो चूल्हे में। ऑनलाइन फूड ऑर्डर करना ही आसान है। भोजन के बाद जय लक्ष्मी ऐलान करती है। सुन लो सब, अगले हफ्ते हम बहू भोज करेंगे। परंपरा है कि नई बहुएं रिश्तेदारों और पड़ोसियों को अपने हाथ का भोजन खिलाएंगी। सभी सदस्य खुशी से झूम उठते हैं। लक्ष्मी के दिमाग में पकवानों की सूची बनने लगती है। अनन्या नए ड्रेस की शॉपिंग के ख्यालों में खो जाती है और इस तरह अनपढ़ और पढ़ी लिखी दोनों ही बहू भोज की तैयारी में लग जाती हैं। अनपढ़ बहू जहां अपने लिए अपने हाथों से सिलाई मशीन पर पोशाक तैयार करती है, वहीं पढ़ी लिखी बहू लाखों रुपए खर्च करके एक फेमस डिजाइनर से अपने लिए ड्रेस डिजाइन करवाती है। लक्ष्मी बिटिया, इतनी सुबह सुबह क्यों उठ गई? माँ जी, आज बहू भोज है, सबको अच्छा लगना चाहिए ना, चूल्हा भी समय पर जलना चाहिए। लक्ष्मी लकड़ियां सुलगाती है। धुआं उठता है जिसे देखकर पड़ोसियों को भी बहू के उठने का आभास हो जाता है। अरे वाह, बहू तो 4 बजे से ही काम में लग गई है, आज तो घर का नाम रोशन करेगी। हेलो पार्लर, हाँ, मेरी मेकअप बुकिंग कंफर्म कर लो, मुझे आज सबसे अलग दिखना है। शाबाश बेटी, बहू का काम यही है, सुंदर दिखना। ये चूल्हा भांडा लक्ष्मी जैसी देहाती के लिए छोड़ दे। कुछ देर बाद अन्य पार्लर की बुकिंग लेकर पहुंच जाती है। मैडम, यह ऑफ शोल्डर डिस्कट ड्रेस पर बैकलेस हेयर स्टाइल बिल्कुल परफेक्ट लगेगा। हाँ, सबकी निगाहें मुझ पर ही होनी चाहिए। वहीं लक्ष्मी रसोई में। बिटिया, इतनी भाप में कैसे टिकेगी?
कहीं तबीयत ना बिगड़ जाए। अम्मा जी, गांव में रोज यही काम किया है, चूल्हे का धुआं तो जैसे साथ ही है। इस प्रकार शाम हो जाती है और मेहमानों का आगमन शुरू हो जाता है। देखना अब असली तमाशा होगा। एक बहू किताबों वाली, दूसरी मिट्टी वाली। मिट्टी वाली क्या करेगी? बड़े घर में पढ़ी लिखी बहू ही शोभा देती है। समारोह शुरू होता है। अनन्या पार्लर में तैयार होकर समारोह में शिरकत करती है। ऑफ शोल्डर फिश कट ड्रेस में मैसी बन बनाए और हैवी ज्वेलरी पहने लोग फुसफुसाते हैं। वाह, कितनी सुंदर है। लेकिन अरे, ये ड्रेस बहू भोज के लिए ठीक है क्या? अरे ये बहू पढ़ी लिखी तो है, लेकिन संस्कारों से वंचित है। फिर लक्ष्मी आती है, अपने हाथों से सिला साधारण पर खूबसूरत पोशाक पहनकर, माथे पर बिंदी, सर पर घूंघट डाले, सीधी सादी गांव की मिट्टी से जुड़ी हुई। अरे वाह, ये तो लक्ष्मी जैसी लग रही है। नाम सार्थक किया बिटिया ने। मेहमानों के लिए टेबल सजाया जाता है और भोज की शुरुआत होती है। सभी रिश्तेदार स्थान ग्रहण करते हैं। अनन्या होटल से मंगवाए पिज्जा सैंडविच परोसती है। अरे बहू, ये कैसा खाना है? मिर्च इतनी कि जीभ भी जल जाए। पेट में आग लगा देगा ये। बहू भोज का खाना है या दवा? देखा, शहर वाली बहू को बहू भोज का मतलब ही नहीं पता। लक्ष्मी खीर, हलवा, पूरी, पुलाव परोसती है। खुशबू फैल जाती है चारों तरफ। हमें और खीर चाहिए, बहुत मजेदार है। अरे बिटिया, ये स्वाद तो बरसों बाद चखा है। तेरे हाथ में तो जादू है, जादू। अब बोलो, पढ़ाई लिखाई से पेट भरता है कि स्वाद से? अनन्या सब कुछ सुनकर कोने में जाती है। चेहरा उतर जाता है उसका। माँ, सब मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। चुप कर, कहीं और मत बोल। लक्ष्मी बहू, ये खाना तो लाजवाब है। क्या ये इतना सारा खाना तुमने अकेले ही बनाया है? ये सब हमने मिलकर बनाया है, मैंने और अनन्या दोनों ने। सास और घर के सभी सदस्य हैरान रह जाते हैं। वाह बहू, यही तो असली संस्कार है। अपने श्रेय में भी बांट देती है। समारोह खत्म होने पर अनन्या लक्ष्मी के पास आती है। लक्ष्मी, माफ करना, मैं घमंड में थी। आज तुझसे बहुत कुछ सीखा है। बहन, घर तो मिलजुल कर ही चलता है। तू पढ़ी लिखी है, मैं गृह कार्य में निपुण हूँ। अगर साथ रहेगी तो ये घर महल बन जाएगा। आज मेरी दोनों बहुएं सचमुच घर की लक्ष्मी बन गई। पुष्कर के बाहरी इलाके में ऊंचे कंगूरों वाला एक विशाल महल खड़ा था, सेन हवेली। ये महल कभी पुष्कर राजवाड़े का शाही ठिकाना हुआ करता था। अब भी उसकी ऊंची दीवारें और किले जैसे दरवाजे इस परिवार की शानो शौकत और परंपराओं की कहानी कहते थे। महल के बीचों बीच बने आंगन में बैठी थी पद्मा सेन, जिन्हें घर परिवार और पूरे जिले के लोग दादी सा कहकर पुकारते थे। उम्र 80 के पार थी, पर शाही ठाठ और रौब अभी भी जस का तस था। सिर पर लाल चुनरी, मोतियों की मोटी माला, हाथों में कड़े और नाक में नथ, जैसे पुराने समय की महारानी अभी भी अपने युग में जी रही हो। लाडो, ओ लाडो, पानी को घड़ा भर लाओ, पाँव पड़ गई है। दादी सा की आवाज सुनते ही महल की बहू और नौकरानियां भागती हुई आती हैं। सबसे आगे थी महिष्मती, जो रतन सेन की पत्नी थी और महल की बड़ी मालकिन मानी जाती थी। हुकुम दादी सा, अभी लाई दूं पानी घड़ा। आप घड़ी थक गई हो सा, धूप भारी है। थक गई हूँ मारी लाडो, पर मारो मन अब भी बीते जमाने में ही रम्यो है। आजकल के छोरा छोरी तो बस बेकदरी री तेरे बाज छोड़ ही देना है। महल के बारामदे में बैठे रतन सेन भी ये सुन रहे थे। सफेद धोती कुर्ता, राजस्थानी साफा और हाथ में चांदी का हुक्का। माँ साहब, समय बदल गयो है। छोरा तो आजकल खुद की पसंद की छोरियों लान लग गया है। रतन सेन, ठिकाड़ों में कब से छोरा अपनी मर्जी करन लग गया। हमारे जमाने में तो स्वयंवर भरायो कर तो ठकुरानी बायरी के बापू खुद रिश्तो लाना वे।
आजकल की छोरियां तो जीन्स टी शर्ट पहन के मुंह उठा के घूमे, घूंघट और पर्दों की तो कदर को नहीं। उस दिन दोपहर में दादी साहब, महिष्मती और रतन सेन चौक में बैठे थे। पास में पंडित देवीलाल भी आए हुए थे। उनका काम ही था ठिकाने की लड़कियों का पता लगाना और सेन हवेली के लिए योग्य बहू ढूंढना। देवीलाल जी, कदे तो कोई छोरी मिले म्हारे रायसेन का ब्याह करवाणो है। ध्यान रखजो छोरी घूंघट में रह सके, घाघरो पहने और घर की लाज राखे। हुकुम दादी सा, आजकल की छोरियां तो पर्दों में रहने पसंद ना करे, सब पढ़ी लिखी नौकरी करन वाली। कहो तो अजमेर के किसी ठाकुर घर में बात चलाऊं, पर वहाँ की छोरी भी कॉलेज में पढ़े है। महल में पर्दा प्रथा सख्ती से लागू था। सुबह सुबह बहुएं लाल या हरे घाघरे चोली में सिर ढककर आंगन में चौका बर्तन करती थी। मर्दों के खाने के बाद ही वे उसी जूठी थाली में भोजन करती थी। ऊंची आवाज में बोलना या हंसना मना था। हर त्योहार पर बहुओं को भारी राजस्थानी पोशाक और गहने पहनने पड़ते थे। मासा, आजकल की छोरियां घड़ी तेज हो गई। रसोई में घी, दूध, माखन संभालनो तो दूर, फोन पे दिन भर लागी रे। म्हारो रायसेन शहर में नौकरी करे है, कहीं छोरी भी शहर की मिली तो। इतने में रायसेन आ गया, चेहरे पर आत्मविश्वास और हाथ में मोबाइल। उसने नमस्ते करते हुए कहा, दादी सा एक बात कहूँ के? का लाडले, पर ध्यान रखजे घर की इज्जत पे आँच ना आवे। मैं शादी करना चाहता हूँ, पर लड़की मैंने चुन ली है। जयपुर में रहती है, बैंक में नौकरी करती है, नाम है आर्या। दादी सा और महिष्मती दोनों एक साथ चौंकी। का छोरा तू पागल हो गयो है का? हमारे घर में सैकड़ों साल से स्वयंवर की रीति रही है और तू शहर की नौकरी करने वाली छोरी लावेगा? दादी सा, आर्या भले मॉडर्न है, पर वो वचन देती है कि हमारे रीति रिवाज निभाएगी, घूंघट करेगी, गहने पहनेगी, सब कुछ सीखेगी। आप बस एक मौका तो दीजिए। ठीक है, पर एक शर्त पे। छोरी घूंघट, गहने, रीति रिवाज सब मानसी और हमारे महल में पर्दे की आज्ञा बिना कोई काम न करसी। हुकुम दादी सा, मैं आर्या से वचन दिलवा दूंगा। उस रात महल की रसोई में चंदा और गोमती दोनों जेठानियां चूल्हे पर रोटियां सेक रही थी। दोनों के सिर पर भारी घूंघट, हाथों में चूड़ियां खनकती हैं। गोमती ने धीमे स्वर में कहा, जेठानी साहब सुनी हो, रायसेन शहर की छोरी लावेगा। शहर की छोरी बैंक की नौकरी वाली, इन घूंघट और ज्वेलरी में घूंघट से मर ना जाए। हाँ सुनी देखन जो मजवाया, घूंघट करवा सका या भाग जाए 2 दिन में। दोनों खिलखिलाई, पर धीमे स्वर में, ताकि महिष्मती सुन न ले। कुछ दिनों बाद आर्या और रायसेन की शादी हो जाती है। हवेली के दरवाजे पर बाजे ढोल की आवाज गूंज रही थी। जयपुर से आई आर्या गाड़ी से उतरती है। लाल शादी का लहंगा, लेकिन उस पर मॉडर्न टच, हल्का मेकअप, खुले बाल और गहने सिर्फ नाम मात्र। दादी सा की आंखें उसे देखते ही संकुचित हो गई। रायसेन, ये छोरी तो घूंघट में ना रही, देखो बाल खुले घूमे हैं। ये ठकुरानी ठिकानो है, ना कोई शहर का गार्डन। दादी सा, अरे अभी नहीं है, सीख जाएगी, आप चिंता ना करो। नमस्ते दादी सा। नमस्ते सबको। मैं कोशिश करूंगी कि आपके घर की हर रीति रिवाज निभाऊं। कोशिश नहीं, निभाना पड़ेगा बहू। इस हवेली में मर्द पहले खावे, औरतें बाद में। घूंघट और राजवाड़ी गहने हर समय पहनना होगा। आर्या ने सिर हिलाया, लेकिन मन ही मन घबराई हुई थी। आर्या को सबसे पहले महल की बहुओं के कमरे में ले जाया गया, जहां चंदा और गोमती ने उसे पारंपरिक पोशाक पहनाई। भारी लाल घाघरा, कढ़ाईदार ओढ़नी और ढेर सारे गहने। देवरानी सा, किम में भारी लागे है, ये सब रोज पहननो पड़ेगो। ठिकानों की बहू बनना आसान ना है। इतने गहने रोज पहनना? मैं तो ऑफिस में सिर्फ हल्की चेन पहनती थी। ऑफिस वाली बात भूल जा बहन, इन हवेली में दिन रात ठाट और रीति ही चले है। रात को खाने का समय आया। बड़े हॉल में मर्दों की थालियां सजी थी। रतन सेन, रायसेन और बाकी सभी मर्द पहले बैठे।
बहुएं दूर खड़ी रहीं। जब मर्द खा चुके, उनकी जूठी थालियां बहुओं के लिए लाई गई। ये क्या है? हमें उनकी बची हुई थालियों में खाना है? ये यहाँ की परंपरा है आर्या। दादी सा के सामने कुछ मत बोलो, बाद में समझ लेंगे। आर्या ने चुपचाप से वही थाली उठाई, लेकिन मन ही मन परेशान हो गई। रात को जब तीनों बहुएं एक कमरे में थीं। जेठानी सा, घूमती सा, आप दोनों को कभी ये सब अजीब नहीं लगा? इतने गहने, घूंघट और ये झूठी थाली में खाना। देवरानी सा, पहली बार तो हम भी रोई थी। घूंघट में दम घुटे और मर्दों के बाद खाना खानो अजीब लागे, पर दादी सा का डर घणो है। धीरे धीरे आदत पड़ गई। हम तो अब समझ गई कि हवेली में बहू की इज्जत घूंघट और चुप्पी में ही है, पर हाँ, मन कई बार बगावत करे है। आर्या ने दोनों को ध्यान से देखते हुए कहा, मैं समझती हूँ, पर मैं जयपुर में हमेशा खुद की मर्जी से रहती थी। अब ऐसा लग रहा है जैसे मैं कैद में हूँ। देवरानी सा, अगर तू सीधी टकरागी तो दादी सा तन्ने घर से निकाल भी सके। समझदारी से चल। अगले दिन आर्या को दादी सा ने हुक्म दे दिया कि वो सुबह 4 बजे उठकर तुलसी चौरा की पूजा करे और फिर मर्दों के लिए नाश्ता बनाए। सुबह जब दादी सा देखने आई तो आर्या न केवल तुलसी की पूजा कर रही थी, बल्कि उसने नाश्ते में चाय, कॉफी, ऑमलेट भी रख दी थी, जो हवेली में वर्जित। क्या काफी सेन हवेली में कभी बनी है? घी दूध का नाश्ता छोड़ तू शहर की आदत डाल आई है। दादी साहब, मैंने बाकी सब किया, पूजा, घूंघट, गहने, लेकिन ऑमलेट, कॉफी मेरे लिए जरूरी है। मैं कोशिश करूंगी आपकी हर रीति रिवाज निभाने की, पर कुछ चीजें मेरी भी जरूरत है। पूरे आंगन में सन्नाटा छा गया। माहिष्मती, चंदा, गोमती सब चुप खड़ी थी। दादी सा ने गहरी नजर डाली। ठीक है, देखेंगे तो कितने दिन ठिकानों ने भावसी। आर्या ने सिर झुका लिया, लेकिन उसके मन में एक विचार पक्का हो गया। अगर मुझे यहाँ रहना है तो मुझे इन पुरानी दीवारों के भीतर थोड़ी हवा और रोशनी खुद लानी होगी। आर्या ने उसी दिन पहली बार अपनी बात रखी। जहाँ हमेशा घी, दूध और बिना लहसुन प्याज की सब्जी बनती थी, उसने गोमती और चंदा से कहा, आज रात हम तीनों सिर्फ अपने लिए कुछ अलग बनाए। कोई ना जानेगा, बंद दरवाजे के पीछे अपनी पसंद का खाना। पर बड़ी सा और दादी सा को खबर लागी तो हम पे गुस्सा कर देवेगी, तो हम छिपकर करेंगे। थोड़ी सी आजादी बस आजमाते हैं। रात को तीनों ने पहली बार रसोई के कोने में गैस चूल्हे पर चाय और हल्का मांस बनाया। गोमती और चंदा के चेहरों पर वर्षों बाद मुस्कान आई। वाह बहन, तू शहर की बहू सही, मायने में हिम्मत वाली है। हम तो डर के मारे सोच भी ना पाते। हम कुछ भी गलत नहीं कर रहे, बस खुद को जीने दे रहे हैं। उन्होंने देखा कि रसोई से मसालों की अजीब खुशबू आ रही है। उन्होंने चंदा से पूछा, रसोई में खिमेना या बनियो था? दादी सा कहती थी कि लहसुन री गंध आई। नाना बड़ी सा, बस मसाला ज्यादा पड़ गयो। महिष्मती ने शक की नजर डाली, लेकिन चुप रही। आर्या ने अगला कदम अपने पहनावे से उठाया। सुबह की पूजा के बाद जब दादी साहब ने झूले पर बैठी थी, आर्या हल्की सी चूड़ीदार और लंबी कुर्ती पहनकर आई, बिना भारी गहनों के, सिर्फ हल्का दुपट्टा। आर्या, ई कैसो पहनावो है? सेन हवेली की बहू जीन्स टी शर्ट ना सही, पर शहर वाला फैशन भी ना चले। घाघरो और ओढ़नी पहन। दादी साहब, मैंने घूंघट रखा, पूजा की, लेकिन रोज इतने भारी कपड़े पहनना मुश्किल है। कम से कम महल के अंदर मुझे आराम से पहनने दीजिए। आराम? बहू का धर्म सेवा होए है, आराम ना। अगर आज तन्ने ढील दी, कल सब बहुएं तेरा रंग पकड़ लेंगी। सेन हवेली में पिछले कुछ दिनों से माहौल अलग था। आर्या की वजह से बहुओं में नई हलचल थी। छोटी छोटी बातें जो पहले कभी कोई सोच नहीं सकता था। रात के समय रसोई का एक कोना गुप्त बैठक बन गया था, जहां आर्या, चंदा और गोमती अपनी योजनाएं बनाती, धीरे धीरे हंसती और अपनी जिंदगी के सुख दुख बांटती।
रात को कि मैं जागी रही, तुम सब आंखें लाल है। दादी सा ने देख लिया तो मुसीबत हो जासी। चंदा ने जल्दी से कहा, ना बड़ी सा, बस देर तक बर्तन साफ कर रहे थे, कोई और बात नहीं। उस रात दादी सा और महिष्मती महल के ऊपरी हिस्से में बैठी थी। मासा, आर्या बहू कुछ ज्यादा ही बदलाव ला रही है। चंदा और गोमती भी उसी के साथ हो गई है। आप चाहो तो कड़क हुक्म दे दो। हुक्म देना आसान है बड़ी सा, पर अगर हम ज्यादा दबाएंगे तो रायसेन भी हमारे खिलाफ हो जाएगा। ये छोरी चालाक है, बोलती मीठी है, लेकिन धीरे धीरे हवेली की जड़ हिला रही है। तो आप क्या सोच रही हो? अभी देखते हैं। अगर ये तीनों औरतें हद पार करेंगी तो मैं ठिकानों का पूरा हुक्म सुना दूंगी। अभी सिर्फ नजर रखो। आने वाले कुछ दिनों में तीज का त्योहार आने वाला था। आर्या ने तय किया कि अगली बड़ी रस्म में वो और दोनों जेठानियां मिलकर एक नया तरीका अपनाएंगी। ये वो रस्म थी जहां बहुएं पूरी रात घूंघट डालकर बैठती हैं, सिर्फ भजन गाती हैं और बिना कुछ खाए सुबह तक रहती हैं। जिस पर आर्या ने कहा, हम भजन गाएंगे, पूजा करेंगे, लेकिन बिना घूंघट और आरामदायक कपड़ों में। अगर हमें अपनी भक्ति दिखानी है तो आंखों और आवाज में भी दिख सकती है, ना कि दम घोटने वाले घूंघट से। ठीक है देवरानी सा, तू आगे बढ़, हम थारे साथ हैं। हाँ बिल्कुल। आंगन के बीचों बीच विशाल चौकी सजी, चारों ओर पीतल के दिए जल उठे और घूंघट डाले स्त्रियां चुपचाप कतार में बैठी थी। उन्होंने देखा कि तीनों बहुएं सिर पर हल्का दुपट्टा डाले हैं, घूंघट के बिना बैठी हैं। पूरा आंगन सन्नाटे में डूब गया। देखो, ई आर्या बहू ने सब बहुअन का दिमाग फिरा दिया। आज बिना घूंघट कल जाने क्या करेगी। सेन हवेली में ऐसा कभी ना हुआ। दादी सा अगर आज ना रोकी तो परंपरा खत्म हो जासी। इब तो ई हवेली की नींव मन ने हिलती हुई दिख रही है। तभी दादी सा ने जोर से कहा, सब चुप। आर्या, अगर तू आज घूंघट नहीं डालेगी तो ये चौकी की रस्म अधूरी मानी जाएगी, और अगर अधूरी हुई तो ठिकानों की बेइज्जती होगी, जिसने मैं हरगिज बर्दाश्त ना करूंगी। दादी सा, मैं आपसे लड़ना नहीं चाहती। मैं समझती हूँ कि यह हवेली आपकी शान है, लेकिन अगर परंपरा इंसान को तोड़ने लगे तो क्या वो सच में परंपरा कहलाने के लायक है? आप ही बताइए जरा। आर्या की इस बात से पूरे आंगन में सन्नाटा छा गया। दादी सा की आंखें भर आई, गुस्से और भावुकता दोनों से। ठीक है, आज की चौकी बिना घूंघट होगी, लेकिन याद रखना, अगर ई आजादी से हवेली की इज्जत पर आ जाए तो तीनों बहुएं इस ठिकानों को छोड़ देंगी, समझ लेना। हुकुम दादी सा, हम ठिकानों की लाज रखेंगे और खुद को भी जिएंगे। इस ठिकानों की लाज रखना दादी साहब हमारी जिम्मेदारी है। उस रात पहली बार सेन हवेली की बहुएं घूंघट के बिना बैठी। उन्होंने भजन गाए, ढोलक बजाई और पूरी रात बिना खाए जगी। बाकी औरतें पहले चौंकी, लेकिन फिर धीरे धीरे वही ताल पकड़ लिया। सुबह सूरज निकलते ही आंगन में औरतें बातें करने लगी। आज पहली बार बहुओं ने घूंघट नहीं डाला और हवेली की इज्जत भी बनी रही। लगता है आर्या बहू कुछ नया रंग ला रही है। हाँ, कुछ तो बात है आर्या बहू में। शायद अब हवेली थोड़ा बदल जाएगी, पर देखना दादी साई से इतनी आसानी से नहीं मानेंगी। अब हवेली में बदलाव की राह खुल चुकी थी, लेकिन इस बदलाव के बीच पूरे परिवार में उत्साह का माहौल था। दादी साहब पद्मा सेन का 85वां जन्मदिन था और दादी साहब अपने खास गद्देदार आसन पर बैठी थी। पारंपरिक रजवाड़ी शाही पोशाक में चारों बेटे उनके पास खड़े थे और पूरे आंगन में सजावट चमक रही थी। चंदा, गोमती और आर्या तीनों चमकदार राजस्थानी घाघरे, भारी गहने और ओढ़नी में आई। ढोलक की थाप पर उन्होंने राजस्थानी लोकगीत शुरू किया।
तुम्हारी सारी काया बोले, ढोला जी की छाया होले, मन का घूमर जब भी डोले, सोनेपन में मिला करके, ढोला वाले ठाट घूमर 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 घूमे रे, घूमर घूमर घूमेरी बैसा, घूमर घूमे रे। उनकी आवाज पूरे आंगन में गूंज उठी। फिर उन्होंने घूमर नृत्य किया। आर्या, जो 2 हफ्ते पहले तक घूमर नहीं जानती थी, आज सबसे सुंदर और सहज लग रही थी। ये देखकर दादी सा की आंखें भर आई। उनके चेहरे पर गर्व और हैरानी दोनों थे। ठीक है, आज से कुछ चीजें बदली जा सकती है। बहुएं अगर इज्जत रखे तो कभी कभार अपनी मर्जी के कपड़े पहन सकती है, मर्दों के साथ खाना भी खा सकती है, पर हवेली की शान और ठिकानों की मान्यता टूटनी नहीं चाहिए। और हम वादा करते हैं दादी सा, ठिकानों की इज्जत कभी नहीं मिटने देंगे, बस जीते जी सबको सुकून देंगे। दादी सा, आज आपने ये कहकर सच में हमारे ऊपर आपकी बहुत बड़ा उपकार किया है। कल तक हमें भी ऐसा लगता था कि हम इस हवेली में सिर्फ घुट घुट कर जी रहे हैं, लेकिन आज आपकी बातों ने हमारे दिल में आपकी इज्जत और भी बढ़ गई। हाँ दादी सा, बड़ी सा, हम तो बस यही सोचते थे कि दिन रात बस इज्जत और ठिकानों की बातें हुआ करती थी, लेकिन असली इज्जत तो घर की बहू बेटियां होवे है। जब वही खुश नहीं तो इज्जत कैसी। लेकिन आपकी बातों ने आज वो कसर भी पूरी कर दी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया दादी सा। बस दादी सा, आप अपना आशीर्वाद ऐसे ही हमारे ऊपर बनाए रखिएगा। हम इस ठिकानों पर कभी आज नहीं आने देंगी, इसके लिए हम हमेशा ढाल की तरह खड़ी रहेंगी। जुग जुग जियो मेरी घर की लक्ष्मियों। इस तरह ढोलक की थाप और लोकगीत की गूंज के बीच सेन हवेली का आंगन नई रोशनी से भर गया। पुराने जमाने का ससुराल अब सच में नया हो गया था। इस तरह से सभी लोग खुशी खुशी रहने लगे।